नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट गैस लॉस। फर्स्ट हम लोगों ने बॉयस लॉ पढ़ लिया, सेकंड क्या हमारे पास चार्ल्स लॉ, ठीक है। सेकंड हमारे पास चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स ने रिलेशन दिया वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, ठीक है। 17 in between 17 to 18 सेंचुरी में दिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, volume of given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure. कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। ये बड़ी आसान सी बात है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल जाके टकराएंगे पिस्टन के ऊपर, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी कि ऑन हीटिंग एक्सपेंशन होती है और ऑन कूलिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब यहाँ पर जरा सेकंड लाइन जो इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है हमारे पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बहुत बार पूछा गया है। The volume of a given mass of a gas increase or decrease by 1/273 times of its original volume at 0 degrees Celsius for every degree rise or fall of temperature at given pressure। क्या मतलब, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, किसी भी चीज का जो भी वॉल्यूम है उसका अगर टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेंगे, 1 डिग्री, जिस तरीके से कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में देखा, ठीक है, तो रेट डबल हो जाएगा, मतलब टाइम हाफ हो जाएगा। यहां पर अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/273 टाइम इंक्रीज। और अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्रीज करेंगे तो उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा गैस का वो 1/273 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल वर्ड में वही बात कर रहे हैं जो इसके स्टेटमेंट में थी, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात आ रही है। एट कांस्टेंट प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हर डिग्री राइज करने पर या हर डिग्री फॉल करने पर 1/273 टाइम्स या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा उसके ओरिजिनल वॉल्यूम से, ठीक है। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ केएमटी, केएमटी भी वही कहता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, गैसेस आपस में टकराएंगे, गैसेस पार्टिकल जब वो टकराएंगे पिस्टन के ऊपर, पिस्टन कैसा होगा, मूवेबल, ऊपर मूव करता हुआ चले जाएगा। T1 पे वॉल्यूम होगा V1, T2 पे वॉल्यूम कितना होगा, V2। तो यहाँ पर मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप between volume and absolute temperature at constant pressure। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, इक्वल कांस्टेंट, अब चाह रहे हैं कि कांस्टेंट अलग हो जाए, टेम्परेचर डाके डिवाइड। अब इनवर्स रिलेशन है तो उन दोनों सब्सटेंसेस का प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, कांस्टेंट के। लेकिन अगर दो चीजों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है तो इनका रेशो, देखें ये लिखा हुआ रेशो, V/T का रेशो, तो इनका रेशो क्या होगा, कांस्टेंट। इनका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इफ टू सब्सटेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड with each other, then their ratio always be constant quantity and the graph between these two variable must for initial और final state। initial और final state के लिए जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा according to Boyle's P1 V1 is equals to P2 V2, इसी तरह यहां पे क्या होगा, V1 over T1 is equals to V2 over T2। ये न्यूमेरिकल्स में आते हैं। कोई तीन वैल्यूज गिवन होगी, एक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स P1 V1 will be equals to T2 V2, but according to Charles V1 by T1 is equals to V2। देखें ग्राफिकल इलस्ट्रेशन के अंदर एक्स एक्सिस पे क्या चीज है, टेम्परेचर,
वाई एक्सिस पे क्या चीज है, वॉल्यूम। यकीनन ग्राफ कैसा बना है, ग्राफ तो बना है स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब टेम्परेचर के तकरीबन 4 स्केल होते हैं, 3 स्केल तो पढ़े हम लोगों ने, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, और एक होता है रैंकाइन स्केल जो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। ठीक है, रैंकाइन स्केल हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन है। अगर टेम्परेचर को इसमें अगर टेम्परेचर को लेंगे केल्विन में, तो यहां से वो बनेगा ओरिजिन से, कब, जब टेम्परेचर किस में लिया है, केल्विन। तो इसका मतलब अगर आप लोग देखें इसको, तो अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो वॉल्यूम कितना होगा, मास वॉल्यूम भी 0 होगा और टेम्परेचर भी 0 होगा। ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से, लेकिन अगर अगर वॉल्यूम होगा, इफ टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम मतलब ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन ओरिजिन से स्टार्टिंग नहीं होगी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ये वैल्यू। तो अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब ये होता है कि हम एक चीज को बिहाइंड द स्केल 0 पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 0 पे लेके आ रहे हैं ताकि वॉल्यूम क्या हो जाए, यहाँ पर 0। वॉल्यूम कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर, तो हम चाह रहे हैं कि वॉल्यूम 0 हो जाए। तो ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जैसे नीचे लेके जाएंगे टेम्परेचर होगा माइनस में, तो -273 -273.16 73 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसपे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कंसीडर करते हैं 0। द टेम्परेचर एट विच इट इज कंसीडर्ड दैट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस बिकम 0। देखिए वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता, ठीक है, मैटर कभी तबाह नहीं हो सकता, वॉल्यूम कभी 0 नहीं हो सकता। ये कंसिडरेशन है, मतलब -273 टेम्परेचर कभी भी अटेन नहीं हुआ, कभी भी हासिल नहीं हुआ। -273 वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी गैस कन्वर्ट हो जाती है किसमें, गैस से लिक्विड में। इसका मतलब लो टेम्परेचर पर गैस लॉ एप्लीकेबल नहीं होते। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर लो हो, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गैस लॉ एप्लीकेबल नहीं। एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैस लॉस आर नॉट एप्लीकेबल। वजह सिंपल ये है कि गैसेस कंप्रेस हो जाती हैं और कन्वर्ट किस हो जाएंगे, लिक्विड में। तो गैस लॉ है, लिक्विड लॉ नहीं। तो -273 वो टेम्परेचर है जिस पर कोई भी गैस कहते हैं एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होता है, 0। और इस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच it is considered that volume of any gas becomes 0 is called absolute temperature। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में वॉल्यूम -273 पे किया है, इसमें कोई सवाल किसी का, जल्दी। ठीक है, अब वापस चलते हैं, रिज्यूम रिकॉर्डिंग कर दी हमने। तो देखें ग्राफ में -273 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 0। ये कंसीडर किया जाता है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस आज तक टेम्परेचर हासिल नहीं, ठीक है भाई, -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रियल में हासिल नहीं। अब जरा गैस लॉस यहाँ पर होगा हमारे पास, 3 आसान से थे, इसको रब करते हैं ड्राइंग को। देखिए एब्सोल्यूट 0 वही बात है, द टेम्परेचर एट विच इट इज कंसीडर्ड दैट द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस बिकम 0। वो टेम्परेचर जिस पर ये फर्ज किया जाए, कंसीडर किया जाए, थ्योरेटिकली, नॉट रियल,
ये फर्ज किया जाए कि किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो होता है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब नेक्स्ट एक लॉ है आसान सा कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का एवोगाड्रो ने दिया है। एवोगाड्रो ने 1873 में कहा कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the volume of gas is directly proportional to number of moles but at constant temperature pressure। चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट था, बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट था, जबकि एवोगाड्रो में, देखें ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद होने चाहिए, एवोगाड्रो में टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट हैं, देखें ये दोनों कांस्टेंट है। तो जस्ट हमें खाली एक रिलेशनशिप चाहिए था, वजह क्या है, हमें करनी है जर्नल गैस इक्वेशन, एंड जर्नल गैस इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लॉस, एवोगाड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्ट रिलेशन, तो इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, एवोगाड्रोस नंबर है। अच्छा एक चीज हमें याद होनी चाहिए, एनटीपी एसटीपी किससे कहते हैं, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है हमें याद होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन फॉर न्यूमेरिकल्स। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 760 टोर 760 टोर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है स्टैंडर्ड, और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। क्लियर है भाई। मोलर वॉल्यूम डेफिनेशन जस्ट हमें ऐसी याद होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, एक मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है वो कहलाता है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम सिंपल वर्ड में मोल का वॉल्यूम, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर किसी भी गैस का एक मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आइडियल गैस इक्वेशन, जर्नल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं आप लोग। जर्नल गैस इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेस, जर्नल मतलब आम, तमाम चीजों के लिए, तमाम गैसेस के लिए। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों कह रहे हैं, ये हालत बताती है, हालत का मतलब इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कितना है। जर्नल गैस इक्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। अब देखें सामने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वॉल्यूम और प्रेशर में क्या रिलेशन है, इनवर्स। देखिए वॉल्यूम प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, P कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स एवोगाड्रो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम कांस्टेंट आ गया, लेफ्ट साइड पर वॉल्यूम क्या आ गया, कांस्टेंट। तो सिंपल वर्ड में हमने क्या बनाई, एक लाइन, जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी उसको लिख दिया, और जो चीज इनवर्स थी उसको नीचे। एक यहाँ पर गलती के नीचे, देखिए यहाँ पर आएगा P, यहाँ पर क्या आएगा P, यहाँ पर भी P है, मिस्टेक है, और यहाँ पर भी, ठीक है। जब तीनों को कंबाइन कर देंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है यहाँ पे R इज कॉल्ड जर्नल गैस कांस्टेंट, R को हम क्या कहते हैं, जर्नल गैस कांस्टेंट। तो P आगे मल्टीप्लाई हो गया, बन गई PV इज इक्वल्स टू nRT, PV इज इक्वल्स टू nRT जर्नल गैस इक्वेशन। R इज जर्नल गैस कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ R डिपेंड किस पे करती है, यूनिट्स के ऊपर। कोई डेरिवेशन नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, दो वैल्यूज याद होनी चाहिए, 0.0821 और 8.314। जरा और से देखिएगा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू nRT। अभी आगे देखें, ये बन गई फॉर मोर देन 1 स्टेट,
P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, ये इस्तेमाल होगी हमारे पास न्यूमेरिकल में, ठीक है। वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स ऑन यूनिट, अगर P एटमॉस्फेयर में हो और V किस में हो, DM क्यूब या लीटर में, तो R क्या आएगा, R आएगा 0.0821 एटमॉस्फेयर, DM क्यूब, मोल और केल्विन इनवर्स। ये हमें सिर्फ वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आएगा सिंपल कि इफ P इज इन एटमॉस्फेयर एंड V इज इन लीटर देन R विल बी 0.0821। लेकिन अगर P किस में हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो, 101325, ठीक है, और V किस में हो, मीटर क्यूब में, तो R कितना आएगा, R आएगा 8.314 न्यूटन मीटर, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स या 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये दो वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, 0.0821, 0.0821 न्यूमेरिकल्स के लिए रट्टा लगी होनी चाहिए थी हम, ठीक है। ये दो वैल्यूज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट डिफ्यूजन पढ़ चुके हैं हम लोग। डिफरेंट पार्टिकल्स का आपस में इंटरमिक्स होने का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग और इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इफ्यूजन, देखें हमने टायर में हवा भर दी, टायर में जब हवा भर दी तो टायर में एयर का मिक्सर चला गया, डिफ्यूजन। टायर में पंचर हो गया, उस होल से बाहर निकल गई गैस, वो क्या होगा, इफ्यूजन। डिफ्यूजन का रिवर्स प्रोसेस है इफ्यूजन, लेकिन दोनों के लिए फॉर्मूला सेम इस्तेमाल होगा, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन कहें, रेट ऑफ इफ्यूजन कहें, एक ही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं। जल्दी से हम लोग करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बहुत तेजी के साथ, इसके फाइनल रिजल्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। 18वीं सेंचुरी में ग्राम्स ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस। बहुत आसान सी बात है जो ग्राम्स कह रहा है। ग्राम कह रहा है वो तमाम गैसेस जिनके मास या जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, कम। जिनका मास या डेंसिटी कम होती है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, ज्यादा। भाई कोई बंदा है, अगर वो बहुत हैवी है तो उसकी स्पीड कम होगी, वो बंदा है सिंपल लाइट सा है, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। वो तमाम गैसेस जिनके मासेस ज्यादा होते हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है, और जिनके मासेस कम होते हैं उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है। जिस तरह फर्स्ट कर लिया हमने, देखें अमोनिया और HCl, दोनों में सबसे ज्यादा ट्रेवल कौन करेगा तेजी के साथ, अमोनिया। अमोनिया का मास 17 है, अमोनिया इज लाइटर गैस, और HCl का मास कितना है 36.5। देखिए असल में क्या होता है, 3-4 गैसेस गिवन होती हैं, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर से लगाना होता है। बहुत आसान सी बात है, सबके निकालेंगे मॉलिक्यूलर मासेस, जिसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा वो सबसे आखिर में आएगा, जिसका सबसे कम मॉलिक्यूलर मास होगा वो पहले आएगा। आपसे बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस को अरेंज करें, क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बस जिसका सबसे कम मास है वो पहले लिखेंगे, जिसका हाईयर मास है आखिर। अब देखें यहाँ तो हमने डेरिवेशन की थी फर्स्ट ईयर में, डेरिवेशन ड्राइव करने की नहीं हुई, हमें फाइनल रिजल्ट्स याद होने चाहिए। फाइनल रिजल्ट्स क्या है इसके, ये है फाइनल रिजल्ट, रेट डेंसिटी में, रेट मास इन ग्राम में, रेट मॉलिक्यूलर मास में, इनवर्स रिलेशन है। ये बताते हैं, जरा गौर से देखिएगा, इन तीनों में और रेट में कैसा रिलेशन है, इनवर्स, इनवर्स रिलेशन। अच्छा, स्मॉल m का मतलब है मास इन ग्राम, कैपिटल M का मतलब है मास इन AMU। रेट डेंसिटी ऑफ गैस, रेट मास इन ग्राम ऑफ गैस, रेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। टाइम का इन तमाम से क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, याद रखिएगा। टाइम का इन तमाम चीजों से डायरेक्ट रिलेशन है, और रेट का इन तमाम से इनवर्स रिलेशन।
तो रेट और टाइम का रिलेशन क्या हो गया, रेट और टाइम का रिलेशन हो गया इनवर्स। जितना टाइम कम लगेगा उतना रेट ज्यादा, जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना रेट कम। अब मुझे जल्दी से एक सवाल है आप लोगों के पास, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एनी सब्सटेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी चीज में तब्दीली देखें हम टाइम के लिहाज से, वो कहलाता है रेट। समरा ने सही आंसर दिया, लेकिन शायद मेरे आंसर देने के बाद, चलें खैर, अब आप अपने अपने आंसर मैच कर लें। किसी भी चीज में चेंजिंग देखते हैं तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको कहते हैं रेट। ठीक है, एनी सब्सटेंस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, भले से वो कंसंट्रेशन हो, स्पीड हो, रेट ऑफ स्पीड, रेट ऑफ वॉकिंग, रेट ऑफ ईटिंग, रेट ऑफ रिमेम्बरिंग, कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज में टाइम के लिहाज से तब्दीली देखी, क्या कहलाता है, वो रेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम शॉर्ट है, वी हैव 8 मिनट लेफ्ट। नाउ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए बाकी किसी का नहीं आई, आखिरी मतलब ये ना, ये 8 मिनट रह गए। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल मींस इनकम्प्लीट, नामुकम्मल, जुजवी, जुजवी तौर पर इनकम्प्लीट, नामुकम्मल, टोटल का थोड़ा सा हिस्सा। जैसे पिज्जा लेके आते हैं हम लोग, उसका एक पोर्शन क्या होगा, पार्शियल, पूरा क्या होगा, टोटल, टोटल का एक हिस्सा, एक पोर्शन कहलाता है पार्शियल। तो पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। लेकिन अगर बहुत सारी गैसेस हैं, एक कंटेनर में डाल दिया गया है, सबके प्रेशर को प्लस कर दें, वो कहलाएगा टोटल प्रेशर। तो 18 सेंचुरी में साइंटिस्ट जॉन डॉल्टन ने बिहेवियर ऑफ गैसेस को फॉर्मुलेट किया और इन्होंने पार्शियल प्रेशर का लॉ दिया। इनके मुताबिक क्या है, इनके मुताबिक टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। ठीक है, एक कंटेनर में अगर डिफरेंट कंटेनर में डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, उनके प्रेशर अलग अलग हैं, एक का 0.5, एक का 0.3, एक का 0.2, जिस तरह यहाँ पर है, दो डिफरेंट गैसेस हैं, एक का प्रेशर है 0.3 पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एक का प्रेशर है 0.2 पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। दोनों को एक ही कंटेनर में उठा के डाल दिया गया, तो ये क्या बन गया, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू 0.5 atm, 0.5 एटमॉस्फेयर। ठीक है, according to John Dalton, total pressure of gas is the summation of partial pressure of all gases present in a mixture. ठीक है, नेक्स्ट, वर्कआउट एग्जाम्पल जरूरत नहीं है, लास्ट हमारे पास दो चीजें पता होनी चाहिए। टोटल मोल विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल मोल ऑफ गैसेस, NT will be equals to Na plus NB plus NC। जो आप लोगों को फॉर्मूलों का पेज दिया गया था, उसमें शॉर्टकट सारे फॉर्मूले लिखे हुए, या हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो कौन सा है, वो ये दो फॉर्मूले हैं, असल में ये है, ये फॉर्मूला है भाई, स्पॉटलाइट, ये फॉर्मूला है। टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू टोटल मोल्स डिवाइड बाय इंडिविजुअल गैस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, सब कुछ लिखा हुआ है। पीटी का मतलब टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर, पीआई का मतलब इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ गैस, एनआई का मतलब इंडिविजुअल मोल, और एनटी का मतलब टोटल मोल्स। ये एक फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास, टोटल मोल्स का, एनटी इज इक्वल्स टू एनए प्लस एनबी। बस इसकी आखिरी चीज, और वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, डॉल्टन लॉ का एप्लीकेशन। देखें, हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल किया होगा, कौन सा, ऑक्सीजन गैस का। ऑक्सीजन गैस को वाटर बेस से कलेक्ट किया जाता है, ऑक्सीजन गैस को वाटर ट्रफ में से कलेक्ट किया जाता है। होता यह है कि गैस कैसे बनती है, ड्राई, लेकिन जब वो वाटर में से पास होती कैसे हो जाती है, मॉइस्ट।
तो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो मॉइस्ट गैस क्या हो गया, टोटल प्रेशर ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन क्या है, डाल्टन लॉ उन तमाम गैसेस पर एप्लीकेबल होगा जो कि वाटर पे से कलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। असल में गैसेस को दो तरीके से कलेक्ट करते हैं, एयर के डिस्प्लेसमेंट से और वाटर के डिस्प्लेसमेंट से। एयर के दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, अपर डिस्प्लेसमेंट, लोअर डिस्प्लेसमेंट। अगर डिलीवरी ट्यूब की डायरेक्शन अबव होगी तो गैस लाइटर होगी, अपर डिस्प्लेसमेंट। डिलीवरी ट्यूब की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, गैस हैवियर होगी, हासिल होने वाली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। और वाटर में तो होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, वाटर में तो अपवर्ड नहीं हो सकता। खैर, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस ये आ गया पीटी, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस पीए प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ये इस्तेमाल करेंगे किसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर, न्यूमेरिकल्स में। अगर हमें ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो वाटर वेपर वहां पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो फॉर्मूला क्या बन गया, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया क्या भाई, पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट। अब इन दो चीजों का डिफरेंस चेक कर ले, आइडियल गैस और रियल गैस, खत्म कर देते हैं, ठीक है। आइडियल गैस क्या होती है, ये डिफरेंशिएट है आइडियल गैस रियल गैसेस के अंदर। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये रियल गैसेस हैं, ठीक है। ऐसी तमाम गैसेस जो कि मैक्सिमम पोस्टुलेट पर पूरी उतरे वो कहलाती है हमारे पास, कंसीडर किया जाता है एज आइडियल गैस, ठीक है।